गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, भारत में राष्ट्रवाद। अब इसमें जो अगला टॉपिक है वह है लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसको किस रूप में लिया। तो मेन था कि भाई सविनय जो अवज्ञा आंदोलन था उसके अंदर जो प्रथम युद्ध हुआ था उसके कारण जो देश के अंदर व्याप्त जो गरीबी थी, भूखमरी थी, बेरोजगारी थी वो बढ़ चुकी थी। दूसरी तरफ अंग्रेजी जो सरकार थी उसने कर के अंदर वृद्धि कर दी थी जिससे आम जनता की कमर टूट चुकी थी। ठीक है, और अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया। अमीर और गरीब के मध्य जो खाई उत्पन्न हो गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से सभी लोगों ने इस आंदोलन को अपने अपने तरीके से लिया। कोई चाहता था कि भाई ये जो आंदोलन है ये हमें स्वतंत्रता दिलाएगा, कोई चाहता था कि हमें जो अपनी भूमि दिलाएगा, कोई हमें करों से मुक्ति दिलाएगा। मतलब सबके विचार जो थे वो अलग अलग थे। ठीक है, और उन्होंने अलग अलग रूपों में लिया। और अब हम इसी में यही बात करेंगे। देखो इसमें कुछ एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए देखें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का या सिविल नाफरमानी में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन से थे, उनके आदर्श क्या थे। ठीक है, उन्होंने आंदोलन में भाग क्यों लिया, उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए और इनमें मेन है भी तो सभी के अपने अपने अलग अलग, जैसे भाई सामाजिक समूह की बात करें तो सामाजिक समूह जैसे ग्रामीण भी था और शहरी भी था, साथ में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। ठीक है, दूसरा किसान वर्ग भी था, व्यापारी वर्ग भी था। ठीक है, हर प्रकार के लोग इसमें शामिल थे। तो अब इससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं। जैसे बॉक्स 1, क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाए। बहुत से राष्ट्रवादियों को लगता था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई भी संघर्ष अहिंसा के जरिए पूरा नहीं हो सकता। ये बात सही है, क्योंकि भाई राष्ट्रवादी जो लोग थे उन्हें ये मालूम था कि अंग्रेज़ जो हैं अहिंसा से झुकने वाले नहीं हैं, इनके साथ तो हिंसक जो टकराव होंगे तो ही ये हमारे देश को छोड़ करके जाएंगे। दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में, फिरोज शाह कोटला मैदान जो है वो कहाँ स्थित है, दिल्ली के अंदर। 1928 में हुई बैठक में हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, कौन सी, हिंदुस्तानी सोशलिस्ट, 1928 में बैठक हुई थी जिसमें कौन था, हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी HSR, जो आज RS बोलते हैं, की स्थापना की गई संघ है ये। ठीक है, इसके नेताओं में भगत सिंह, अजय घोष और जतिन दास शामिल थे। देश के विभिन्न हिस्सों में कार्रवाइयाँ करते हुए HSR ने ब्रिटिश सत्ता के अनेक प्रतीकों को अपना निशाना बनाया। 1929 में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। अब बात करें कि 1929 में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कब फेंका, तो 1929 में, जिसके कारण इन्हें फांसी हुई थी बेटा। ठीक है, 1931 में 23 मार्च को जो शहीदी दिवस मनाया जाता है वो इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उसी वर्ष उस ट्रेन को उड़ाने की कोशिश की गई जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे। दूसरी ट्रेन को भी उड़ाने की कोशिश की गई जिसमें कौन, लॉर्ड इरविन जो थे वो यात्रा कर रहे थे, जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। कितने वर्ष के थे वो, 23 साल के। अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। कि भाई वो उपासना नहीं करते, वो तो बल्कि समाज में क्या लाना चाहते हैं, क्रांति। क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है। क्रांति जो है वो सही बात है कि मानव जाति का जन्मजात अधिकार है, क्योंकि क्रांतियों के आधार पे ही परिपूर्ण समाज जो है बदला जा सकता है। जैसे अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में अगर एक बार शायद मैंने आपको राजनीति के अंदर बताया था बेटा कि सन 1975 के अंदर 26 मई 1975 को भारत के अंदर, परिपूर्ण भारत में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, आपातकाल घोषित हुआ था। आपातकाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है।
ठीक है। और राष्ट्रपति शासन जब लागू हुआ ये क्यों हुआ, क्योंकि नौकरशाही के कारण हुआ। किसके कारण? नौकरशाही के, ठीक है, नौकरशाही के कारण हुआ। नौकरशाही क्यों थी? क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने की वजह से वो मनमर्जी करने लग गई और उसके कारण जितने भी जो, क्योंकि हमारी जो शासन व्यवस्था है वो 3 रूपों में बटी हुई है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। न्यायपालिका जो होती है वो स्वतंत्र प्रक्रिया होती है, इस पर किसी का दबाव नहीं होता और ये अपने आप में परिपूर्ण होती है। ये जो है 5 साल के लिए चुने जाते हैं। अब ये जो लोग थे इनका आधिपत्य इस पे भी हो गया था और इस पे भी हो गया था, ठीक है। और ये लोग अपना हुक्म जो है यहाँ चलाने लग गए थे, जिससे परिपूर्ण भारत में सबसे पहले जैसे बिहार में और गुजरात के अंदर जो है क्रांति हुई और उस क्रांति का जो जननायक बनाया गया जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण ने जब इसका जननायक बना तो उसने कहा था कि भाई मैं आप 2 स्टेटों के लिए जो संघर्ष नहीं करूँगा, मैं परिपूर्ण देश के लिए करूँगा। अगर बदलाव लाना है तो परिपूर्ण देश में ही लाना है। इसलिए उन्होंने 26 मई 1975 को से पहले जो है 1975 में जैसे क्रांति, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और आह्वान करते ही इंदिरा गांधी ने देखा कि भाई हमारी जो स्थिति है बड़ी दयनीय हो जाएगी, इस प्रकार तो हमारी पार्टी की जो छवि है वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए उन्होंने मध्य रात्रि को ही, उस समय जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है, उनको तुरंत आदेश दिया और उसने तुरंत मध्य रात्रि के समय ही आपातकाल घोषित कर दिया। अन्यथा आपातकाल कब होता है घोषित? जब पहले विधानसभा संसद को बुलाई जाती है और संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो है बिल पेश किया जाता है, पारित किया जाता है। वहाँ से अनुमति मिलने के बाद जब सभी लोग सहमत होंगे तो ही राष्ट्रपति शासन लागू होता है, मगर ऐसा नहीं हुआ। बैठक जो थी वो अगले दिन हुई, ठीक है। तो ये एक नौकरशाही के खिलाफ थी। तो उसी प्रकार कहा गया है कि भाई क्रांति सामाजिक मानव जाति का जन्मजात अधिकार है, क्योंकि इसके माध्यम से मानव जो है अपने अंदर कुछ बदलाव ला सकता है, अपने अधिकारों का उपयोग कर सकता है, जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषक है। जनता की सर्वोपरि सत्ता की स्थापना श्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य है। इन आदर्शों के लिए और इस विश्वास के लिए हमें जो भी दंड दिया जाएगा हम उसका सहर्ष स्वागत करेंगे। क्रांति की इस पूजा देवी पर हम अपना यौन निवेद रूप में लाएंगे, क्योंकि ऐसे महान आदर्श के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है। हम संतुष्ट और क्रांति के आगमन की उत्सुकता प्रतीक्षा करें। इनकलाब जिंदाबाद, ये जो नारा दिया था ये भी भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। भगत सिंह और बटुकेश्वर बम कांड पर सोशल कोर्ट में बयान 6 जून 1929 दिल्ली। दस्तावेज भगत सिंह और उनके साथियों जगमोहन सिंह, चमनलाल से उद्धृत राजकमल और पेरबैक्स दिल्ली 2005, इनके माध्यम से ये बात लीक की गई, ठीक है। भगत सिंह और उसके साथी जो थे उनके लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ठीक है, इनके खिलाफ जो है ये कार्रवाई की गई। तो अब इसमें जो है मेन बात आई कि भाई फिरोजशाह कोटला स्थित जो बैठक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब की गई? तो 1928 में, ठीक है। कहाँ की गई? तो फिरोजशाह कोटला दिल्ली में स्थित मैदान के अंदर। उसमें कौन कौन नेता थे? भगत सिंह, अजायब घोष और जतिन दास, ठीक है। उसके बाद 1929 में किन लोगों ने लेजिस्लेटिव असेंबली पे बम फेंका? तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, ठीक है। साथ में लॉर्ड इरविन की जो है ट्रेन को उड़ाने का फैसला, तो वो भी 1929 में। जिस समय भगत सिंह को फांसी दी गई उस समय सज़ा दी गई, उस समय उसकी उम्र 23 साल की थी, ठीक है। सबसे युवा नेता था भाई। अब आगे देखो, गाँवों में संपन्न किसान समुदाय जैसे उत्तर प्रदेश के जाट और गुजरात में पट्टीदार आंदोलन में सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण गिरती कीमतों और व्यापार में मंदी से वे बहुत परेशान थे। जब उनकी नगद आय समाप्त होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया। सरकार लगान घटाने को तैयार नहीं थी। चारों ओर असंतोष व्याप्त था। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदायों को एकजुट किया और उनके बारे में अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए बाध्य किया। उनके लिए स्वराज्य की लड़ाई भारी लगान के विरुद्ध लड़ाई थी। लेकिन 1931 में जब लगानों के घटे बगैर ही आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? 1931, मगर लगान घटी नहीं, ठीक है, ले लिया गया। तो उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया गया? 1931,
ठीक है। आंदोलन उन्हें बड़ी निराशा हुई। परिणाम स्वरूप 1932 में जब आंदोलन दोबारा शुरू हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा कब स्टार्ट हुआ, 1932, तो उसमें जो है वो जागृति नहीं थी, वो लोगों के जो विचार थे वो नहीं थे, इसलिए उनमें बहुत ही कम मात्रा में उन लोगों ने भाग लिया। शुरू हुआ तो उसमें बहुतों ने उसमें भाग लेने से मना कर दिया। निर्धन किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, उनमें से बहुत से किसान जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। नगद आमदनी गिरने लगी और महामंदी लंबी खींची तो पट्टेदारों के लिए ज़मीन का किराया चुकाना भी कठिन हो गया। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो किराया चुकाना था उसे माफ़ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने अनेक रेडिकल जो आंदोलन हुए उनमें भाग लिया, जिनका नेतृत्व अक्सर कम्युनिस्टों और समाजवादियों के हाथों में होता था। अब बात आई कि रेडिकल आंदोलन जो था वो कौन लोग कर रहे थे, तो वो कर रहे थे कम्युनिस्टों और समाजवादी, ठीक है, लोग। उसके बाद जमींदारों की नाराजगी और अमीर किसानों के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलनों को समर्थन देने में प्राय हिचकिचाती थी। अब कांग्रेसी जो थे वो किनकी, जमींदारों और अमीर लोगों के नाराजगी से भयभीत होते थे, ठीक है। पूछ लिया जाए कांग्रेस किन लोगों से के समर्थन से हिचकिचाती थी, आंदोलनों के समर्थन से हिचकिचाती थी, तो वो जमींदारों और अमीर किसानों के विरोध में करने वाले आंदोलनों से, ठीक है। इसी कारण कांग्रेस और गरीब किसानों के मध्य संबंध अनिश्चित बने रहे। व्यावसायिक वर्ग की स्थिति क्या थी, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रुख अपनाया। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगपतियों और व्यापारियों ने भारी मुनाफा कमाया था और वे अब ताकतवर हो चुके थे। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिनके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट पैदा होती थी। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से अपनी सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्ट्रिंग विदेशी विनिमय मतलब विदेशों से आने वाली जो लागत है या विदेशों में लगाई गई जो भी उद्योग धंधा है, ठीक है, या विदेशों से आने वाले जो लोग यहाँ आकर के उद्योग लगाते हैं वो विदेशी विनिमय कहलाता है बेटा, ठीक है। कोई भी पूंजीपति वर्ग यहाँ आकर के कोई उद्योग लगाए तो क्या कहलाया, विनिमय। या विदेशों से आपस में आयात और निर्यात का संबंध बनाई, वो भी विनिमय अनुपात में बदलना चाहते थे जिससे आयात में कमी आ जाए। उन्होंने व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 में, भारतीय औद्योगिक व्यावसायिक कांग्रेस 1920 में कौन सी, भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, जिसका नाम इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, ठीक है। और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन किया। अब ये देखो 1920 में तो किसका गठन हुआ, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल, जिसे हम भारतीय औद्योगिक और व्यावसायिक कांग्रेस कहेंगे। दूसरा 1927 में भारतीय वाणिज्य उद्योग परिसंघ, जिसमें फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री फिक्की का गठन किया गया। उसके बाद जीडी बिड़ला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया। पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। मेन है कि ये जो उद्योगपति थे ये औपनिवेशिक जो ताकत थी उसका विरोध करते थे। ये चाहते थे कि हमारा ही क्या रहे हैं इस देश में उद्योग स्थापित हों और लोग जो है हमारे उद्योगों से सामान खरीदें, ठीक है। इसलिए उन्होंने सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता प्रदान की और आयातित वस्तुओं को बेचने और खरीदने से इनकार कर दिया। स्वराज के अधिकार व्यवसायी एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार और औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी और उद्योग व व्यापार निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे। गोलमेज सम्मेलन का विफलता के पश्चात व्यावसायिक संगठनों का जोश भी मंद पड़ गया और उन्हें उग्र गतिविधियों पर डर था। लंबी अशांति की आशंका तथा कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में भाग नहीं लिया। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस में नज़दीक आ रहे थे मजदूर कांग्रेस को छोड़ने लगे। मसलन कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को खराब कार्यस्थितियों व कम वेतन के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया। सन 1930 में रेलवे कामगारों की और सन 1932 में गोदी कामगार होते हैं बेटा, जैसे पोर्ट जो होते हैं ना अपने, जैसे पतन जिसे हम बोलते हैं बंदरगाह,
उसके ऊपर जो माल आता है उसको उतारने और चढ़ाने का जो कार्य करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं गोदी, जहाँ माल को उतारा और चढ़ाया जाता है, ठीक है, उसको गोदी बोलते हैं जहाज़ों के अंदर, ठीक है। तो वहाँ जो काम करने वाले थे उनको कामगार। व्यापक हड़ताल हुई। तो अब आपसे क्वेश्चन बन गया कि भाई सन 1930 में किन्होंने हड़ताल की, तो रेलवे कामगारों ने। 1932 में गोदी कामगारों ने। 1930 में छोटा नागपुर की 3 खानों हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर बहिष्कार अभियानों में रैलियों में भाग लिया। 1930 में छोटा नागपुर में 3 उद्योग जो था उसके अंदर के जो हजारों मजदूर थे उन्होंने गांधी टोपी पहनकर किसमें रैलियों में भाग लिया। तो ये 3 क्वेश्चन बने यहाँ, ठीक है। उसके बाद फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचाहट महसूस कर रही थी, मगर फिर भी मजदूरों की जो मांग थी उनमें हिचकिचाहट करती थी। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न समूह और वर्गों में ने क्यों हिस्सा लिया, तो ये क्वेश्चन बना भाई बड़ा। तो इसमें से आप छांट लेना क्यों लिया, अमीर लोग क्यों लेना चाहते थे, गरीब लोग क्यों लेना चाहते थे, किसान मजदूर जो भी थे सभी क्यों भाग लिए, ये बात इसमें आ चुकी है, ठीक है। तो आपको ये करनी है। कांग्रेस को लगता था कि ऐसा करने से उद्योगपति आंदोलन में भाग नहीं लेंगे और साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों में फूट पड़ेगी। औरतों ने सिविल नाप्रमानी आंदोलन में बड़े पैमाने पर भाग लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए अपने अपने मकानों से बाहर आ जाती थी। उन्होंने नमक बनाया, जुलूसों में हिस्सा लिया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। बहुत सारी महिलाएं जेल गई। शहरी क्षेत्रों में अधिकतर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में भाग ले रही थी। गांधी जी के आह्वान के पश्चात महिलाओं को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा, परंतु सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का अर्थ यह नहीं था महिलाओं की स्थिति में कोई भारी परिवर्तन आने वाला था। गांधी जी का मानना था कि चूल्हा चौका संभालना, घर चलाना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वहन करना ही औरत का असली कर्तव्य है। अब बात आई कि गांधी जी महिलाओं के प्रति क्या सोचते थे, तो ये सोचते थे भी, ठीक है। क्वेश्चन बनता है गांधी जी के महिलाओं के प्रति क्या विचार थे, तो ये विचार थे, ठीक है। इसलिए कांग्रेस लंबे समय तक किसी भी महत्वपूर्ण पद पर महिलाओं को जगह देने से हिचकिचाती रही। कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में भी दिलचस्पी नहीं थी। जो मेन थी कांग्रेस पार्टी महिलाओं को अपने अंदर क्यों समाहित नहीं करने चाहते थे, पार्टी के अंदर क्यों नहीं लेना चाहते थे, तो गांधीवादी विचारों के कारण। आज के लिए इतना ही बेटा, कल कराएंगे बाकी।